नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, सहारनपुर के सैकड़ों लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाई जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटों पर 11 तारीख को मतदान होना है, उसमें सबसे हाई प्रोफाइल इंपॉर्टेंट सीट, हॉट सीट जो है वो सहारनपुर भी कही जा रही है। वैसे ताल ठोक के इलेक्शन एडिशन का जो सफर शुरू हुआ था, देखिए दिल्ली के इंडिया गेट से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हरिद्वार और आज सहारनपुर, लगातार 1500 से 2000 किलोमीटर का सफर जी न्यूज की इलेक्शन एडिशन की टीम, ताल ठोके की टीम सफर तय कर चुकी है। आज हमारा जो पड़ाव है वो सहारनपुर में है, जहां पर बीजेपी के सांसद हैं राघव लखनपाल। 2000 अच्छा, तालियां ऐसे बजा रहे हैं आप लोग, आराम से देखिए, पूरा प्रोग्राम है तालियां बजाने के लिए। क्या 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 राघव लखनपाल दोबारा चुनकर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। वैसे आपको बता दें, 2014 में राघव लखनपाल यहां से जीते थे। हालांकि ये सीट बहुत टफ फाइट मानी जा रही है। इमरान मसूद कांग्रेस की तरफ से हैं, और इसके अलावा जो बीएसपी आरएलडी के जो हाजी फजलुर रहमान साहब हैं, वो भी है। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया। मैं आप सबके लिए भी बता रहा हूं, बीजेपी की तरफ से आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है, और पूरा का पूरा आधार जो है, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, वो राष्ट्रवाद है। बीजेपी की तरफ से आज एक तरीके से साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रवाद से होगा 2019 में राज तिलक। राष्ट्रवाद से ही क्या जीतेंगे 2019 का रण। राम, रोटी और राष्ट्रवाद, ये कुल मिलाकर 3 मुद्दे आज पूरी तरह से मैनिफेस्टो में हावी रहे। हालांकि किसानों को 6000 का भी वादा किया गया है, और उनका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। युवाओं को बेरोजगार, नौकरी, सब चीजों का वादा किया गया है। लेकिन राम मंदिर का वादा, राष्ट्रवाद को लेकर धारा 370-35 से खत्म करने का वादा, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का वादा, और सबसे बड़ा राष्ट्रवाद को लेकर एक तरीके की लकीर खींचने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि कौन देश के साथ, कौन देश के खिलाफ, कौन सेना के साथ, कौन सेना के खिलाफ, कौन टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ, और कौन देश तोड़ने वालों के साथ, देश बनाने वालों के साथ। ये पूरा नैरेटिव बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। मेरे साथ आपको बता दें, यहाँ पर कई खास मेहमान है। मेरे साथ अमित गगनेजा साहब है बीजेपी के, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। मेरे साथ अरुण राणा हैं, जो कि किसान यूनियन से हैं। मेरे साथ आपको बता दें, निक्कू साहब हैं, चंद्रजीत सिंह निक्कू, बीएसपी से हैं, और गठबंधन के ये सहयोगी एक और मेरे साथ हैं, फैजल सलमान साहब। लेकिन मेरे साथ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जो आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आप लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ मीनाक्षी लेखी भी जुड़ेंगी, सांसद, और इसके अलावा मेरे साथ घनश्याम तिवारी, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी। अब राष्ट्रवाद पर जंग होगी तो हिंदू मुसलमान तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, आप लोग तो फंस गए। मैं मायावती को कल सुन रहा था, मुस्लिम 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 रट लगा रही थी वो। मैं मानता हूं कि बीजेपी तो राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं आपका सवाल योगी आदित्यनाथ जी सुन रहे होंगे, और जहां से भी सुन रहे होंगे शर्मा रहे होंगे। और मैं मानता हूं कि आपका सवाल मोदी जी भी सुन रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे मोदी जी की सेना क्या है। और जनरल वीके सिंह भी सुन रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि योगी जी को देशद्रोही कहा जाए कि ना कहा जाए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है। मीनाक्षी जी होती तो मैं कहता कि उस घोषणा पत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोनों ही एक ही मंच पे खड़े हैं। वो कौन सा मंच है? वो गायब मंच है। उस घोषणा, भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करने आई थी, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर प्रस्तुत करके चली गई। उस तस्वीर के पीछे न जनता खड़ी है, न भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हैं, न अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हैं, न लाल कृष्ण आडवाणी खड़े हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, इस चुनाव में कोई वाद नहीं है, सिर्फ मोदी ही उनका एजेंडा है। और अगर मोदी उनका एजेंडा है तो ये देश को तय करना है कि मोदी महत्वपूर्ण है कि मुद्दे महत्वपूर्ण है। हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आपके सामने उसे पढ़िए। हमने उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोच को प्रस्तुत किया। हमने कहा कि हम गैर बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे, हम रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, हम अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, हम महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, हम राष्ट्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ेंगे, और छद्म राष्ट्रवाद से देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ेंगे। हमने हर बात कही है। आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है? घनश्याम जी, जी घनश्याम जी,
आप बेरोजगारी की लड़ाई करेंगे। मायावती तो मुस्लिम कर रही थी, यही रैली सहारनपुर में, वो तो हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को लग रहा है वोट कंसोलिडेट हो जाएगा। मेरा सवाल समझ रहे हैं ना आप? राष्ट्रवाद का कोई धर्म नहीं होता। जितना देशभक्त मुसलमान है उतने देशभक्त हिंदू भी हैं। देखिए, तो आप तो फंस गए। जैसे राष्ट्रवाद का कोई धर्म नहीं होता, आप तो फंस गए सर। जैसे कैसे बांटेंगे, कैसे आप? जैसे राष्ट्रवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसी हिसाब से न छद्म राष्ट्रवाद का धर्म होता है, न मूर्खता का धर्म होता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मूर्खता को अपने छद्म राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। मूर्खता का भी कोई धर्म नहीं होता है। जहां पे आप खड़े हैं वहां पे लाखों लोग एक साथ थे, उन्होंने हर बात को सुना। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह की बात को सुना, उन्होंने अखिलेश यादव जी की बात को सुना, उन्होंने बहन मायावती जी को सुना, और सबने एक सुर में कहा है कि हमें बेरोजगारी से लड़ना है। मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दे ही मुद्दा है, और इस सरकार को गन्ने पे जवाब देना पड़ेगा, इस सरकार को किसानों को जवाब देना पड़ेगा। घनश्याम जी, घनश्याम जी, सबने अखिलेश को भी सुना, मायावती को भी सुना, अजीत सिंह को भी सुना। मैं इत्तेफाक रखता हूं, सबने याद करिए रामगोपाल यादव को भी सुना था, जो आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने कहा था कि वोटों के चक्कर में जवान मरवा दिए। रामगोपाल यादव, आजम खान भी आप ही की पार्टी के नेता, उनको भी सुना, जिन्होंने ये कहा था कि सिर की दलाली, खून की दलाली, वर्दी की दलाली। मेरे साथ मीनाक्षी लेखी अब जुड़ चुकी हैं, मेरे साथ मीनाक्षी लेखी अब जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा वही आपको जवाब दे। आप किसी को भड़काना चाहते हैं? आ रहा हूं सर, एक मिनट। इस बयान को इसलिए सुना रहे हैं कि वाकई ये चर्चा की। जी सर, जो भड़का रहे तो पता लग रहा है रामगोपाल यादव किसको भड़का रहे थे। मीनाक्षी लेखी मेरे साथ है। मीनाक्षी लेखी जी, राष्ट्रवाद से योगा राज्य तिलक, ये बता दिया आज आप लोगों ने। अहम मुद्दा आधार राष्ट्रवाद। जी, देखिए, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए भूमिका जो है और आधार जो है वो राष्ट्रवादी होता है। बाकी सब चीज़ें, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, सड़कों की बात करें, ये सब चीज़ें तब तक संभव नहीं है जब तक राष्ट्रवाद और सुरक्षा का मुद्दा, देश को सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा। तो इसमें से आप किसी भी एक चीज़ पर काम नहीं कर सकते। तो आधारशिला तो राष्ट्रवाद की ही रहने जा रही है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग छद्म राष्ट्रवाद के सहारे हैं। छद्म राष्ट्रवाद कह रहे हैं घनश्याम तिवारी और विपक्ष, फर्जी राष्ट्रवाद। देखिए, छद्म राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद या छद्म राष्ट्रवाद, वही लोग भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस देश से टुकड़े टुकड़े गैंग के कहने पर चलते हैं, और उनका जो घोषणा पत्र है वो लोग तैयार करते हैं। साथ ही वो लोग जो कि 370-35A के ऊपर जो उनका बयान है वो भी आपके सामने है। सेडिशन जैसे कानून कि देश को तोड़ने वाले गैंग को आप आपराधिक घटना भी नहीं बता सकते, उस कानून को भी हटाने की बात करते हैं। तो छद्म राष्ट्रवाद तो उन्हीं लोगों का है जो कि देश के टुकड़े कर चुके हैं, करना चाहते हैं, और करने वालों को बचाए रखना चाहते हैं, और इसी देश के संविधान के तहत उनको पनाह देना चाहते हैं। तो छद्म राष्ट्रवाद किसका है वो देश की जनता भली भांति समझती है। 70 साल से भुक्तभोगी भी है, और उसके बाद उसने 5 साल का शासन भी देखा है, और अच्छी तरह उसको समझ आता है कि जब ट्विटर हैंडल्स पाकिस्तान के कुछ लोगों को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रवादी संगठनों को पीछे करने की जो काम किया जाता है, तो देश की जनता को, आपको लगता है ये सब बातें समझ नहीं आती? ठीक। घनश्याम तिवारी, असली राष्ट्रवादी कौन? वो जो 370 खत्म करे, या वो ये जो बरकरार रखने की बात करे? असली राष्ट्रवादी वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो, या टुकड़े टुकड़े गैंग को जेल में डालने का काम करे? असली राष्ट्रवादी कौन है? देखिए, ट्विटर हैंडल मुद्दा बन गया है, कानून खत्म करे, वो है मेरे ख्याल से ये ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए कि इस चुनाव में ट्विटर हैंडल ये मुद्दा बन गया है। देखिए, आज की खबर है, अरुण जेटली जी का बयान है, टेक मोदी अवे, 90% ऑफ स्पीचेस ऑफ अपोजिशन विल बी ओवर। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइए, उसमें मोदी जी को निकाल दीजिए, बचा क्या उसमें? वो एक कोरा कागज रह जाएगा। जिस पार्टी ने अपनी सारी नीतियां, अपने सारे पुरोधा नेता, सारे निर्णायक कार्यों को एक व्यक्ति की तस्वीर में समेट दिया है, और उनका सिर्फ एक ही नारा है, मोदी मोदी, और उन्हें कोई नहीं सुनना। आप बेरोजगारी के आंकड़े कहां गए? बोले डेटा गायब हो गया। रफेल की फाइल कहां गई? गायब हो गई। आप किसी भी मुद्दे पे पूछिए, जवाब नहीं है, लेकिन नारा है मोदी मोदी। इस देश को नारे नहीं चलाएंगे, इस देश को यहाँ के युवा चलाएंगे जिन्हें रोजगार चाहिए, इस देश को यहाँ की महिलाएं चलाएंगी जिसको सम्मान चाहिए, और इस देश में असली राष्ट्रवाद है बेरोजगारों को रोजगार देना और आपसी भाईचारे को बड़ा करना। नहीं तो आपके पास, अगर आप उनके पास नेता है मोदी, आपके पास नेता नहीं है, इसी चीज का दर्द है क्या आपको? आप जहां खड़े हैं वहां पे कल लाखों लोग जुटे थे, क्या इसलिए जुटे थे कि उन्हें नेता नहीं मिल रहे थे?
इसलिए जुटे थे कि उनके मसलों पे बात करने वाले नेता वहां पर थे और उन नेताओं ने कहा कि हम महान नहीं है, जनता महान है। आप भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रचार देखिए। आज ही की खबर है कि एक नमो टीवी लॉन्च हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक दिखाई देते हैं। तो जो व्यक्ति, हमें बोलने वाले बुत नहीं चाहिए, हमें जनता से संवाद करने वाले लोग चाहिए। जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के डर से छुप जाए और उनसे अगर सवाल पूछा जाए तो मीडिया के ऐसे आंख दिखाए, तो प्रधानमंत्री इस चुनाव में दरकिनार हो जाएंगे। ठीक, मीनाक्षी लेखी जी जवाब देना चाहेंगी आप? जनता उनके लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए सिर्फ एक नेता। वो मैनिफेस्टो की पिक्चर दिखा रहे हैं, बिल्कुल जवाब उसमें देना। सिर्फ मोदी है और वहां जनता है। मैं महिलाओं के विषय पर मीनाक्षी लेखी, मैं भी मैनिफेस्टो की पिक्चर दिखा रही हूँ, ये भी और ये भी, ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और महिलाओं के समान अधिकार को लेकर हमने 3 तलाक को खत्म किया गया और हलाला जैसी चीज को खत्म करने का हम वायदा करते हैं। महिलाओं को प्रसव संबंधित जो भी परेशानियां आती हैं उनका अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके, अस्पतालों की सुविधा मुहैया करवाई जा सके, उसके लिए काम किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स की इन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई थी, वो सब हमने बढ़ाई। टीकाकरण, इंद्रधनुष, ये सब काम हमने किया जिसकी कवरेज आज 70% से ऊपर है, जो कि इनके समय में नहीं हुआ। महिलाओं को केवल एक नारा ना देकर बल्कि उनको माध्यम बनाकर प्रगति और विकास कैसे होगा इसका परिचय हम लोगों ने दिया। ये महिलाओं की ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, अपना हिसाब दें कि महिलाओं के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए। चाहे रेप की घटनाएं थी तो कानून बदलने का काम हमने किया, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनाने का काम था उसका प्रावधान भी हमने किया। और मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो लोग भूल रहे हैं कि हमारा नेतृत्व की जो हमारे पोस्टर पे हम जिसकी तस्वीर चिपकाते हैं वो नरेंद्र मोदी जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की भी आस्था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब के साथ है और इन सब के साथ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। देखिए, आपने एक तस्वीर, आपने बयान सुनाए, मैं तस्वीर दिखाता हूं। ये हमारे मैनिफेस्टो का, एक बार ये हमारे मैनिफेस्टो का महिलाओं वाला पन्ना है। लोगों के पास ये हमारे मैनिफेस्टो का महिलाओं वाला पन्ना है और इसमें आपको नेताओं की तस्वीर नहीं दिखाई देती, इसमें आपको महिलाओं की तस्वीर दिखाई देती है, काम करते हुए, शिक्षा लेते हुए और उसके अलावा अपने अधिकारों की बात करते हुए। सवाल जनता को तय करना है कि हमें एक बोलने वाले, उसमें कहां है महिलाओं की तस्वीरें? आप दिखाइए। आपके घोषणा पत्र में सिवाय मोदी जी के कुछ नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मैं आप सबसे, चलिए एक मीनाक्षी जी मैं आपके पास आऊंगा और घनश्याम तिवारी जी एक बार मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मैं लोगों का रिएक्शन यहां से ले लेता हूं, सहारनपुर के लोग मेरे साथ हैं, एक बार मैं रिएक्शन आप सबका ले लेता हूं। बीजेपी सवाल पूछ रही है, आप लोग देश प्रेमी गैंग के साथ हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं? जो हाथ खड़ा, देश प्रेमी गैंग के साथ है, हाथ खड़ा करिए। और जो लोग, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे, हाथ नीचे। अच्छा, और जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, हाथ खड़ा करिए। आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं? क्यों? हाँ, बताइए। ये आपके बीच में है, ये कह रहे हैं मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हूँ। मेरी बात सुनिए, आरडीएक्स पे कितनी जीएसटी थी जो 50 जवानों को शहीद करने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया गया? टुकड़े टुकड़े गैंग तो मोदी है। जवानों को शहीद करने के लिए शहीद करवाए 50 जवान। किसने शहीद कराया? क्या बोल रहे हैं आप? सरकार ने ये देखिए, ये वाकई में टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं ये। अब बैठिए। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास। देखिए, ये आप में से एक शख्स है, ये मुझे कह रहे हैं मोदी ने 50 जवान मरवा दिए। ये सामने खड़े हैं। क्या नाम है आपका? ये देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं ये। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। मोदी में कूदा था तभी पाकिस्तान में कूदा था। बोटी नहीं करते हैं, हम लोग जीतते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये बीजेपी की बी पार्टी है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आकर ये कहते हैं कि इमरान मसूद अजहर मसूद का दामाद है। तो
चले ठीक है, एक मिनट मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे साथ पहले अमित गगनेजा जी, यही तो आप लोग चाह रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक तरफ बोटी वाला है, एक तरफ बेटी वाले हैं। ये लोग हमेशा से ये बात जा रहा हूँ करते आपके हैं, पास। ये टुकड़े गैंग के लोग हैं, आपने देख लिया। और देश प्रेमी लोग कौन है, आपने भी हाथ खड़े करवा के देख लिया। जो देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो कहाँ है, और जो टुकड़े गैंग वाले लोग हैं वो कहाँ पर हैं, ये आपने अभी देख लिया। और ये लोग हमेशा यही करते हैं, ये टुकड़े करने वाले गैंग ऐसी देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। ठीक है चंद्रजीत सिंह जी, तो फिर अब राष्ट्रवाद का वही सवाल, कोई धर्म तो होता नहीं, आप लोग तो फंस जाएंगे। फिर मायावती मुस्लिम कैसे करेंगी? नहीं, क्योंकि मुसलमान भी उतना बड़ा राष्ट्रवादी जितना हिंदुस्तानी या फिर हिंदू। देखिए, इस देश का हर वो शख्स जो भारत में रहता है, भारत के संविधान को मानता है, वो देश प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमला घोषणा पत्र जारी किया है, हाँ। मैं उस पर आपको कुछ तथ्य बता दूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने ही पीडीपी के साथ सरकार बनाई जो अफजल गुरु को शहीद कहती है। तब इनका राष्ट्रवाद कहाँ था? जब बीएसएफ का एक जवान जिसने खाने की क्वालिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, आपने उसे सेना से बर्खास्त किया, वो चुनाव लड़ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जा रहा है। आपके पास कोई एक देशभक्त नहीं मिला जिसने देश के लिए अपनी जान दी हो, तो आपको सरदार पटेल की मूर्ति लगानी पड़ती है। आप ये बताएं, 2002 तक हाँ। देश का तिरंगा न फहराने वाले 2002 तक देश का तिरंगा न फहराने वाले कैसे राष्ट्रवादी मान लेंगे हम लोग? ठीक है। और सबसे ज्यादा जवान अगर कहीं शहीद हुए, आप जवाब सुनिए, हाँ। सबसे ज्यादा जवान अगर किसी सरकार में शहीद हुए तो वो मोदी सरकार है। और टुकड़े गैंग की जो आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कन्हैया कुमार को आज तक फांसी की सजा हुई? क्योंकि वो झूठा आरोप है, आप अदालत में साबित नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, आप भी उसी तरह आप अदालत में साबित नहीं कर पा रहे। मीनाक्षी लेखी एक मिनट, मीनाक्षी लेखी जी, अगर वाकई में इतने देशद्रोही देश में है, टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, ये सारे जेल के अंदर क्यों नहीं है? मीनाक्षी लेखी जी। देखिए, जेल के अंदर नहीं है क्योंकि जेल के अंदर एक तंत्र चल रहा था। आपने सरकार में नेता तो बदले, तंत्र नहीं बदला, और उस तंत्र में बदलाव आया। और उसी बदलाव का कारण है कि आज कन्हैया कुमार जैसे बाकी लोगों की शक्लें आप लोगों के सामने टीवी के माध्यम से दिखने लग गई हैं। नहीं तो आज तक तो उनको हीरो बनाया जाता था। मैं इन सब से हटकर श्रीमान जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और वो ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि आप 370 धारा के हटाने के पक्ष में, विरोध में हैं? आप 35 से हटाने के पक्ष में या विरोध में हैं? और जब आप कहते हैं कि इनको सजा नहीं मिली, तो जिस कानून के तहत इनको सजा मिलनी थी, सेडिशन के कानून के तहत, उसको हटाया जाना चाहिए या रखा जाना चाहिए? तो हम लोग तो रखने के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी हटाने के पक्ष में है, और इन सब के गठबंधन कांग्रेस शासित जगहों पर कांग्रेस के साथ है। 370 और 35 से ये लोग रखने की बात करते हैं, हम हटाने की बात करते हैं। महिलाओं के ऊपर छाती पीटने वाले मुझे ये बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सीधे तौर पर सिर्फ महिला अधिकारों से डील करता है, उसके ये पक्ष में है या उसके विरोध में है? ये बताएं। चलिए ठीक है, ठीक फैजल सलमान, चलिए ठीक है, 1 मिनट। देखिए, ऐसे डिबेट ही नहीं हो पाएगी, आप लोग आराम से सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा 1 मिनट। फैजल सलमान समाजवादी पार्टी से मेरे साथ है। फैजल सलमान साहब, अगर राष्ट्रवाद पर चर्चा होगी, नहीं चर्चा, अगर राष्ट्रवाद पर चर्चा होगी तो रामगोपाल यादव और आजम खान जैसे नेताओं को कहां छिपाएंगे आप? नहीं, हमारे राष्ट्र के हमारे नेता कभी इस तरह के बयान नहीं दे सकते, और इस तरह के कभी बयान दिए भी नहीं हैं। नहीं, इनको कहां छिपाएंगे? नहीं, ये चर्चा इस तरह होगी। जनता अगर राष्ट्रवाद पर वोट डालेगी तो आप रामगोपाल यादव और आजम खान को कहां छिपाएंगे? योगी को कहां लेके जाऊंगे? योगी को ये तो बताइए आप कि योगी मोदी की सेना बता रहा, देश की सेना को ये राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद है। अच्छा, ये राष्ट्रवाद है जो बोले कि जवान मरवा दिए वोट के लिए? देखो, ये चर्चा आपके नेता, पार्टी की सेना, अगर आपके नेता ये बोलते हैं कि मोदी ने, 1 मिनट सर, शाउट मत करिए, आराम से। देखिए, अगर आपके नेता ये राष्ट्रवाद है जो रामगोपाल यादव ये बोलते हैं कि वोट के लिए जवान मरवा दिया, ये राष्ट्रवाद है। मुख्यमंत्री जब ये बात इस्तेमाल करते हैं, आजम खान राष्ट्रवाद है, हमारे नेताओं ने सेना ने दलाली करी, मोदी की सेना कहना राष्ट्रवाद है? ये योगी से सवाल कीजिए ना इस तरीके की, वो
किस तरह की बात कर रहे हैं आप आपको डर लगता है आजम खान से? चलिए ठीक है, एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। क्या बैठे रहिए। हाँ बोलिए। अमन जी, मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ। देखिए एक करके आराम से, सब बोल रहे हैं ना, फायदा नहीं होगा सहारनपुर आने का। प्लीज एक मैसेज अच्छा दीजिए आराम से। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ सर कि 2013 के 14 से पहले चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि जिस देश की में सुरक्षा सीमा सही नहीं होती, आर्टिक्स वहां आता है, जो हमले होते हैं, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा सीमाएं ठीक नहीं है। 300 किलो आर्टिक्स आया, हमारे हिंदुस्तान में आ गया। अब मानते इस बात को? हमारे 44 जो जवान शहीद वो हमारे भाई थे, मेरे भाई भी थे, मेरे बड़े भी थे, मेरे बुजुर्ग थे। मैं ही मानता हूँ, हम आपसी झगड़ा छोड़ के हम ये क्यों नहीं बताते कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हो? अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। अब मैं इनसे दूसरी बात, धारा 370 अच्छा, जो जवानों की शहादत के सबूत मांगते हैं वो गद्दार हैं? देखिए मैं बताता हूँ। नहीं बताइए ना, मांगते हैं। ये अगर विपक्ष सबूत मांगता है, अगर वोट के लिए गद्दार है, मैं ही चाहता हूँ विपक्ष में आप सवाल पूछते हैं। हमने कभी शहीद की माँ भी सबूत मांगती है। शहीद की माँ ने, शाम में शहीद की माँ ने सबूत मांगा है, आप उसके लिए दिखा रहे आराम से। हाँ जी। नंबर एक बात तो यहाँ पे सहारनपुर में एक मैच फिक्सिंग की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। योगी जी आ रहे हैं बार मैच फिक्स करने के लिए, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बार। मतलब कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए यहाँ पर? अच्छा, कैसे? बीजेपी चाहती है कि मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए ताकि उसका रास्ता आसान हो जाए। तो बीजेपी, तो इन सबका इलाज राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद पर हो, राष्ट्रवाद तो धर्म ही नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। राष्ट्रवाद हमें राष्ट्रवाद चाहिए, लेकिन हिटलर जैसा नाजीवाद नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद की आड़ में हिटलर जैसा नाजीवाद नहीं चाहिए। जो शदा बहन की स्थिति के बारे में बताए। एक मिनट मैं मीनाक्षी लेखी जी से पूछता हूँ कि आप लोगों को राष्ट्रवाद से इतना डर क्यों लगता है? अब बैठिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद चाहिए लेकिन कट्टर राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। देश को इस टाइम मोदी के अलावा कोई भी नहीं देख सकता। आज से पहले भी कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जो इतना सशक्त हो, इतना मजबूत हो, जो दुनिया के सामने छत्ती चोरी करके खड़ा है। पूरा विश्व उसके सामने झुका खड़ा है। लेकिन लोग जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने पर तुले हैं। देश को सावधान होना चाहिए। मैं इन सभी से पूछता हूँ कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री आपके लिए कौन हो सकता है? बताओ। ठीक है, एक मिनट। मीनाक्षी लेखी जी, एक मिनट। मीनाक्षी लेखी जी, आपको भी लगता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना मैं गया, हिंदू मुसलमान, कास्ट कॉम्बिनेशन, मुस्लिम इतने %, राष्ट्रवाद एक ऐसी काट होगी जो सब पर भारी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। मैं बिल्कुल मीनाक्षी लेखी जी, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ और मैं यही कामना करती हूँ कि इस देश की जनता असली मुद्दों पर बात करे, क्योंकि जहां पर राष्ट्रवाद सही होगा वहां पर बाकी सब चीजें सही तरीके से सही हो ही जाएंगी। कोई भी राष्ट्रवादी इस देश को चोरी चकारी नहीं कर सकता। कोई भी राष्ट्रवादी अपना घर खाली करने से पहले नल के चोरी नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्रवादी देश का पैसा ले जाकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जमा नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्रवादी देश की सब्सिडी खाएगा नहीं। कोई भी राष्ट्रवादी झूठे नामों के ऊपर लोगों के राशन नहीं खा जाएगा। कोई भी राष्ट्रवादी एक गरीब माँ की आंखों में धुआं नहीं देख पाएगा। कोई भी राष्ट्रवादी गरीबों के थाली से खाना चुराएगा नहीं। तो राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ी काट है, चाहे वो महिला सम्मान का विषय हो, चाहे वो आर्थिक नीति का विषय हो, चाहे वो सबकी सेवा का भाव हो, चाहे वो सबके स्वास्थ्य का भाव हो, चाहे वो लोगों के लिए मकान बनाने की बात हो, बिजली पहुंचाने की बात हो, पानी देने की बात हो, जानवरों की देखरेख करने की बात हो। हर चीज के लिए राष्ट्रवाद ही उसका आधारभूत है और इसीलिए राष्ट्रवाद से प्रेरित जो नीति होगी वो छाप आपको हर नीति में दिखाई देगी। घनश्याम तिवारी जी, राष्ट्रवाद को इतने संकीर्ण नजरिए से क्यों देखता है विपक्ष? राष्ट्रवाद तो सबका है। आप भी उतने राष्ट्रवादी जितना मैं, जितनी मीनाक्षी लेखी, जितने मोदी जी।
तो फिर उनका कोई पेटेंट थोड़ी ना राष्ट्रवाद पर, जो आप लोगों को डर लगता है राष्ट्रवाद से। सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? आप जहां खड़े हैं, आपने किसी को कहा कि वो गद्दार है, ये गद्दार है। शहीद की मां ने सवाल पूछे। इस देश में हर कोई जब जन्म लेता है इस राष्ट्र से प्रेम रखता है और इस पे कोई सवाल नहीं कर सकता। जो लोग सवाल करते हैं उनका छद्म राष्ट्रवाद है। जहां तक जो टिप्पणी मीनाक्षी जी ने की, वो सांसद हैं, मुझे दुख हुआ कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं। रही बात इनकी अपने मैनिफेस्टो की, इनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र नोटबंदी का जिक्र सिर्फ एक बार करता है। एक ऐसी नीति जिसने इस देश के हर व्यक्ति की पॉकेटमारी की। तो ये पॉकेटमार सरकार है, आपके जेब का पैसा निकाल लेगी, लेकिन जब आप सरकार से पूछेंगे कि ये पॉकेटमारी आपने क्यों की, ये नहीं बताएंगे कि इस पॉकेटमारी से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को फायदा हुआ, इनके अनेक नेताओं को फायदा हुआ, इनके कार्यकर्ताओं को फायदा हुआ, कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को फायदा हुआ। इस देश की जनता पॉकेटमार सरकार नहीं चाहती। जो आपकी जमा पूंजी किसी तरीके से आपने जब भी बचाई हो, कहे आप चोर हैं और इस पैसे को जमा कीजिए, उसके बाद जवाब दे क्या इससे आतंकवाद समाप्त हुआ, क्या इससे आंतरिक सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ, क्या इससे काला धन वापस आ गया, क्या इससे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। सिवाय भारतीय जनता पार्टी का 7 सितारा होटल जैसा ऑफिस बनने के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। मीनाक्षी लेखी, बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, क्योंकि किसने किस खाते में कितने पैसे जमा किए वो सबके सामने आ गया। डिजिटल पेमेंट्स बढ़ गई, सबके पास जो है जो डिजिटल पेमेंट के साथ साथ कार्ड सिस्टम जो है वो बेहतर हो गया। जो पैसा इधर उधर पड़ा हुआ था वो सारा मेन लाइन इकोनॉमी के अंदर आ गया। टेररिज्म से लेकर जो भी और स्मगलिंग और तमाम चीजें होती थी वो भी हो गया। और उसके बाद तो कितने चुनाव बीजेपी जीत चुकी। ये नोटबंदी पर अभी तक इनकी जो फिरकी अटकी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका धंधा पानी जरूर चौपट हुआ होगा। और इनका धंधा पानी चलाने का वायदा हमने नहीं किया था, हमने चौकीदारी का वादा किया था। चोरों के धंधे बढ़ाने का वायदा हमने नहीं किया और ना ही करेंगे। हालांकि आपको बता दें, जो 370 खत्म करने को लेकर जो बात की गई है उसमें महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन आया। वो कह रही हैं कि आग से ना खेलें, 370 खत्म करोगे तो हिंदुस्तान का कानून कश्मीर पर लागू नहीं होगा। 370 पर महबूबा मुफ्ती का एक और भड़काऊ बयान। इससे पहले वो कह चुके कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आग से खेलना बंद करे, चिंगारी फेंकोगे तो जम्मू कश्मीर जलेगा। एक तरीके से वो धमकी दे रही है, ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स है मीनाक्षी लेखी जी। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले वो कह चुके हैं कि रिश्ता टूट जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा। एक बार वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लूंगा। महबूबा मुफ्ती का वो बयान। अगर इस किस्म के बयानों से बीजेपी बाज नहीं आती, अगर इस किस्म के जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती, तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा, तो ना हिंदुस्तान रहेगा, और ना यहाँ जो पूरा खित्ते में आग लग जाएगी। और जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जो लड़ रहे हैं किसी मकसद के लिए, तो खुद ब खुद आप जम्मू कश्मीर को के मसले को, जम्मू कश्मीर को आप जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद करोगे। तो आग से ना खेलें, ये धमकी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती ये कह चुकी हैं, उनकी तरफ से बयान आ चुके हैं कि अगर 370 को छेड़ा गया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कश्मीर और भारत एक तरीके से पुल का काम करता है, 370 कश्मीर अलग हो जाएगा। मीनाक्षी लेखी जी, आग से खेल रहे हैं क्या आप लोग? महबूबा मुफ्ती तो धमकी दे रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं। देखिए, मैं महबूबा मुफ्ती को समझाना चाहती हूँ कि इसी धमकियों के अंदर ना तो भारत के लोग आने वाले हैं, और जो लोग आपके साथ खड़े थे अब वो लोग भी आपसे हटने वाले हैं। क्योंकि ये दो परिवार, एनसी का परिवार, अब्दुल्ला का परिवार और एक ये महबूबा मुफ्ती का परिवार, इन दोनों परिवारों ने मिलकर वहां पर राज किया। और वहां पे जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो इन 2-3 लोगों की वजह से हुआ है। ये 3-4 परिवार, हुर्रियत, ये 3-4 लोगों ने मिलकर पूरा कश्मीर लूट लिया है। और आज जो कश्मीर की हालत है उसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं, इसी तरीके की नीतियां हैं। 370 अगर इतनी ही अच्छी चीज थी तो बाकी राज्यों पे भी लागू क्यों नहीं हुई? और बाकी राज्य क्या देश से अलग हो गए हैं? तो चाहे वो 370 है, चाहे वो 35A है, उसका नियम पूरे देश के ऊपर जो नियम लगता है वही नियम लागू होगा। और हमारी इसमें कोई पूरी तरीके से स्पष्टता है, आज से नहीं, जब से ये पार्टी बनी है और उससे पहले की भी हमारी स्पष्टता है। और जहां तक
370 नहीं, लेकिन को लेकर जिस तरीके की भड़काऊ भाषण और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कोई चाय पिलाने वाला, कावा पिलाने वाला भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जो काम आप 325 सीटों में नहीं कर पाए वो आगे होगा, उसकी क्या गारंटी? विपक्ष ये पूछ रहा है। आपके कोर इश्यूज राम मंदिर, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीनों जस के तस है प्रचंड बहुमत के बावजूद। फिर से रिपीट हो गया 2014 वाला मैनिफेस्टो एक बार फिर। मैं जवाब देना चाहती हूँ जी, मैं जवाब देना जी, चाहती हूँ। बोलिए आप। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, हर वो नीति नियति का हम हर उस चीज का, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और लगातार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस और कांग्रेस के जो साथी दल हैं वो दे कि उनकी तरफ से जब कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाते हैं रोड़े अटकाने के लिए, बहस नहीं करने के लिए, केस को डिले करने के लिए, तो राम मंदिर पे वो क्या कह रहे हैं? आज ये फैसला आपके माध्यम से ये प्रश्न होना चाहिए कि राम मंदिर के बारे में जो फर्जी जनेऊधारी है, शिव भक्त है, वो आज इस बात का जवाब दे कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं। हम तो स्पष्ट हैं। और जहां तक आपकी बात है कि पूर्ण बहुमत के बाद ये काम आप नहीं कर पाए, तो उसका कारण है राज्यसभा। 2020 और 2020 के बाद हमें लगता है कि एनडीए जो है राज्यसभा के अंदर भी पूर्ण बहुमत पर होगी और उसके बाद ये सब फैसले होंगे। ठीक, चलिए ठीक है, मैं सहारनपुर के लोगों के पास आ रहा हूं। देखिए मेरी गुजारिश है, आप सभी बैठ जाएंगे तो मैं आपके पास आ पाऊंगा, वरना मैं आ नहीं पाऊंगा। आप सभी बैठिए, एक एक करके सबकी बात होगी। हाँ बताइए, राष्ट्रवाद से डर क्यों लगता है विपक्ष को इतना? हम एकता की बात करते हैं और हम सभी भारतवासी 125 करोड़ भारतवासी एक हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी यही बात करते हैं। हमारा जो मामला है, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है, सुशासन हमारा मंत्र है। विपक्ष जो है ठीक, बस आराम से। हाँ बताइए, राष्ट्रवाद से डर क्यों लगता है विपक्ष को इतना? जो देश के लिए बोलिए। जो भी पार्टियां देश के विरुद्ध होगी, देश की जनता केवल राष्ट्रवाद के साथ है, धारा 370 के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी। नहीं, बात वो नहीं है ना, बात वो देखिए, इसलिए मैं आप लोगों के पास आ नहीं पा रहा हूं बार। आप बताइए, आप राष्ट्रवाद से डर क्यों लगता है विपक्ष को? विपक्ष से डर नहीं लगता, मोदी से डर लगता है इन सबको। मोदी से लगता है? जैसे पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और 100% गुंडागर्दी हटाने के लिए योगी जरूरी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ ठगबंधन से कि जब महिलाओं के लिए इन लोगों ने क्या करा, मायावती महिला होने के बाद भी महिलाएं, चाहे बुढ़िया थी चाहे गुड़िया, इन्होंने 70 साल की बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा और महिलाओं का सम्मान है तो सिर्फ मोदी सरकार में। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट पीछे हो जाइए, एक मिनट सुनिए। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी बोलने दीजिए आप। हाँ महिला बोल रही है तो आपको दिक्कत है? हाँ बोलिए, बताइए। आप एक मिनट पीछे हो जाइए, एक मिनट आप सभी पीछे हो जाइए, एक मिनट पीछे हो जाइए जी। हाँ जी बताइए। ये राष्ट्रवाद कर रहे हैं क्या? हाथी हर जगह बनाना राष्ट्रवाद है क्या? नारियों का सम्मान करना मायावती के पास है तो उसको विचार करें। लखनऊ में सारे में हाथी बना रखे हैं, कोई शिक्षा की तरफ प्रगति नहीं, कोई स्वास्थ्य के प्रति प्रगति नहीं, कोई देश के प्रति प्रगति नहीं। क्या इनका यही राष्ट्रवाद है? आज सुबह मेरे से कहा गया कि एक मिनट सुन लीजिए आराम से, एक मिनट। हाँ बताओ अम्मा। कहा गया कि आपके प्रधानमंत्री जी ने सेना को मरवाया है। हमारे प्रधानमंत्री सेना की रक्षा कर रहे हैं या मरवा रहे हैं? ये मायावती हमें जवाब दे। हमारा देश इतना सोने की चिड़िया था, इन लोगों ने खराब कर दिया। उसकी इतनी बदबू इधर पाकिस्तान के इधर फैला दी कि 1947 में हमारे देश में इतना खुराफात हुआ, हम हिंदू लेडीज को जलियांवाला बागों में फेंक दिया। इसलिए राष्ट्रवाद मोदी जी का होना चाहिए। मोदी के अलावा में कोई नहीं है जो राष्ट्र को संभाल सके, इसलिए वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, वो समाज के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो आयुष्मान योजना की है क्या इस पार्टी ने की? हाँ बताओ सर। हमारा भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल है। हमारे देश में गरीबी पे कोई बात नहीं होती, रोजगार पे कोई बात नहीं होती। हमारे देश में गरीबी 2014 से 2019 तक दुगनी हो गई।
पहले हमारा देश हंगर इंडेक्स में 55वें नंबर पे था, आज 103वें नंबर पे है। और दूसरी बात, मोदी जी आप कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत कामयाब है। आपने अजर तो राहुल गरीबी मिटाएंगे? एक मिनट, राहुल गरीबी मिटाएंगे? हमने सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछा, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे देश मोदी जी, आपने 5 साल में अजहर मसूद को आप ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं कराए। ये कांग्रेस की सरकार में ही हाफिज सईद और चाइना भी वही था और हाफिज सईद भी है। तो जी हो गए थे, साहब हो गए थे ना, मसूद जी, हाफिज साहब। ग्लोबल आतंकी घोषित कराया कांग्रेस सरकार ने। भाजपा ने मात्र राष्ट्रवाद के छलावे के अलावा 5 साल में किया क्या है? तो बालाकोट क्या था? अब सुनो, अभी ठीक है। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ एक मिनट, पीछे हट जाइए। हाँ बताइए। आज राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जिस वक्त देश आजाद, हाँ बोलिए। आज राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जिस वक्त देश आजाद हो रहा था, आरएसएस के लोग भगत सिंह को फांसी के लिए कोर्ट में लड़ रहे थे। ये कौन सा राष्ट्रवाद, कौन सा देश प्रेम है? एक तरफ देश के लोग देश आजाद। तो आपको राहुल गांधी पर भरोसा है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी पर भरोसा है आपको? सेकुलर लोगों पर भरोसा है, हमें आरएसएस बीजेपी के लोगों पर भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मीनाक्षी लेखी, एक मिनट, पहले वो सुन रही है आपको। मीनाक्षी लेखी सहारनपुर के लोग हैं, मेरे सामने इस वक्त सैकड़ों लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं और जो आपसे मेरे ख्याल से सवाल भी पूछ रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? सहारनपुर की जनता आपको सुन रही है। मीनाक्षी लेखी सुनिए, एक मिनट, वो आपसे कुछ कह रही है। बिल्कुल सवाल करता है। मैं सहारनपुर की जनता को विनम्र भाव से पहले तो गरीबी वाले प्रश्न का जवाब देना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, उससे पहले नेहरू गरीबी हटाओ, राजीव गांधी गरीबी हटाओ, आज राहुल गांधी गरीबी हटाओ, प्रियंका गांधी गरीबी हटाओ। तो इन लोगों को गरीबी कैसे हटानी है वो नहीं आता। अमीरों को गरीबी हटाना कभी समझ नहीं आ सकता। गरीबी हटाने के लिए गरीब को मकान देने की जरूरत है। तो जहां पे कुछ हजार कुछ लाख मकान गरीबों को दिए जाते थे, वहां पे कई 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ मकानों की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है। जहां पे गरीबों को सड़क की जरूरत होती थी, तो वहां पे 6 दशमलव के हिसाब से 4 किलोमीटर के हिसाब से रोज की सड़क बन रही थी। आज 28 से 30 किलोमीटर के हिसाब से रोज की सड़क बन रही है। ऐसे गरीबी हटाई जाती है। जहां पे किसानों की बात होती थी, तो आपने इरिगेटेड लैंड, जहां पे पानी वाली जमीन है, वो बढ़ाने की आपने कोशिश नहीं की। 4% मात्र जमीन इस देश के अंदर 2014 तक पानी से सिंचित थी। आपने सिंचाई योजना के माध्यम से और आगे भी सिंचाई योजना को बढ़ाने के लिए आपने काम किया और उस क्षेत्रफल को बढ़ाया। ऐसे गरीबी दूर होती है। जो हंगर इंडेक्स की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल गलत डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, क्योंकि 2014 से पहले बहुत सारे देश उस लिस्ट में शामिल नहीं थे, बल्कि हमारा 98 जो हमारा बढ़ा है, मतलब घटा है। हमारे यहाँ पे हंगर कम हुई है। लोगों के यहाँ पे शौचालय नहीं था, शौचालय बनाए गए। क्या बात कर रहे हैं आप गरीबी हटाने की? गरीबी कैसे हटानी है, ये आप मोदी सरकार से सीखिए। दूसरा प्रश्न था राष्ट्रवाद के ऊपर भगत सिंह का। तो भगत सिंह के लिए गांधी के क्या विचार थे, वो शायद आपको नहीं मालूम। और गांधी की तस्वीर राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, क्यों हम उसका विरोध कर रहे हैं। जरूरी नहीं है। राष्ट्रवाद तो सर्वप्रथम है देश के हर नागरिक के लिए। कैसे मुस्लिम के राष्ट्रवाद है? मुस्लिम के राष्ट्रवाद नहीं है। कल मुस्लिम कर रही थी, देश के नागरिक मायावती कल मुस्लिम, क्या हिंदू नागरिक नहीं है? क्या आप बांट क्यों रहे हैं? आप बांट ही क्यों रहे हैं? आपको रैली में हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या है? आप बताएं, आपको रैली में हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या है? एक प्राइमरी स्कूल मायावती को डर क्या है? आप लोगों को डर है राष्ट्रवाद के चक्कर में वोट कट जाएंगे आपके। आप विकास के मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं। फर्जी राष्ट्रवादी हैं आप लोग। अच्छा, आप सब फर्जी राष्ट्रवादी हैं क्या? आप सारे फर्जी राष्ट्रवादी हैं। बिल्कुल, ये फर्जी राष्ट्रवादी सही है सर। राष्ट्रवाद से डर लगता है, राष्ट्रवाद से बैर है आप लोगों को, राष्ट्रवाद से दिक्कत है आप लोगों को। आप लोगों को दिक्कत ये है, देखिए लोग ऐसे इन लोगों को दिक्कत ये है, अगर राष्ट्रवाद पर चुनाव हो गया तो फिर देश के मुसलमान भी उतना राष्ट्रवाद से सलाम, हिंदू भी उतना राष्ट्रवाद सलाम, इनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा अगर राष्ट्रवाद पर चुनाव हो गया। 23 मई को देख लीजिएगा, ये फर्जी राष्ट्रवादी मिलेंगे। चलिए ठीक है, अमित गगनेजा जी फर्जी राष्ट्रवादी कह रहे हैं आपको। ये लोग इन लोगों को पता हो राष्ट्रवाद क्या होता है, इन्होंने कभी राष्ट्रवाद की भाषा देखी हो? ये लोग देश को बांटने वाले हैं। अभी आप ही ने कहा कि कल मायावती जी देवबंद में आई हैं और हिंदू मुस्लिम करके चली गई हैं। क्या यही इनका राष्ट्रवाद है?
ये ऐसा राष्ट्रवाद मुसलमानों को माइनर ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये देश के नागरिकों की हत्या करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट। अरुण राणा मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी लेखी जी। मेरे साथ राकेश सिन्हा जो राज्यसभा सांसद हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं। एक सवाल मैं उनसे ले रहा हूं। सहारनपुर में इस वक्त हमें राकेश जी और वहां के लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। सहारनपुर में इस वक्त है, वो आपसे सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। आप सवाल पूछिएगा। राकेश सिन्हा जी, हम यहां पर चर्चा ये कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद से राजतिलक, अब राष्ट्रवाद ही एक मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव प्रचार होगा, ये घोषणा पत्र में साफ हो गया। राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी बताएंगे राष्ट्रवाद से राजतिलक उपलब्धि क्या रही, आजादी की लड़ाई एक मिनट सर, मैं रुकिए। राष्ट्रवाद से राजतिलक सर, राकेश जी। राकेश सिन्हा जी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, थोड़ा शोर यहां पर है, आराम से। मेरा सवाल ये कि सर जो घोषणा पत्र आया राकेश जी, उसमें आप लोगों ने एक तरीके से आज ये साफ कर दिया कि राष्ट्रवाद से ही जीतेंगे 2019 का रण, राष्ट्रवाद से ही राजतिलक, राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही होगा पूरा चुनाव। ये सवाल मुझसे पूछा है आपने अमन जी? ये सवाल मुझसे पूछा है आपने? जी राकेश जी आपसे। देखिए अमन जी, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। लोग सुन रहे हैं आपको कि यह इस चुनाव में जनता दो बातों को देखकर निर्णय लेगी। एक वह कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप वादे करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं, देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बनाए रखते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो दो बातें कही हैं वो महाघातक बातें हैं। एक तो कश्मीर को कांग्रेस आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त लोगों के चांदी के कटोरे में परोस कर उनको दे रही है कि लीजिए, ले जाइए, हमारे जवान शहादत दे रहे हैं, हमारे आर्मी के लोग वहां कोई स्टॉक से नहीं है, एक एक इंच भूमि की रक्षा करने के लिए आर्मी के जवान वहां हैं, और आप कहते हैं हम उनके कानून में फिर से वापस ले लेंगे। आप कहते हैं कि हम वहां क्रिमिनल का जो साधारण कानून है उससे कश्मीर को हैंडल कर लेंगे। 50 साल में आपने कश्मीर की जो दुर्गति की है, भारतीय जनता पार्टी नए रास्ते पर ला रही है। हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, पाकिस्तान को घुटने टिका रहे हैं, और आप पाकिस्तान को खुश कर रहे हैं। आतंकवादियों को खुश करते करते ये इमरान और पाकिस्तान को खुश करने लगे। दूसरी जो सबसे खराब बात इनके घोषणा पत्र में यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मीडिया की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। मीडिया आलोचना करे, थोड़ी गलती भी करे तो मीडिया को की स्वतंत्रता पर आघात नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा हम मीडिया को रेगुलेट करेंगे, अर्थात आपातकाल का दस्तक कांग्रेस पहले ही दे रही है। यदि कांग्रेस सत्ता में आई यानी मिनी इमरजेंसी हम लागू करेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान के कटोरे में परोस के दे देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी है, आपातकाल की सूचक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसके सकारात्मक कारणों से और कांग्रेस जैसी पार्टी को रिजेक्ट करने के लिए लोग स्वीकार करेंगे। नहीं, लेकिन राकेश जी यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों से आप डर गए। बेरोजगारी का आप लोगों के पास जवाब नहीं है, किसानों का जो न्याय स्कीम लेकर आए हैं राहुल गांधी, उसका आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए राष्ट्रवाद को बीच में ले आए आप लोग चाह रहे हैं असल मुद्दों पर चुनाव ना होकर राष्ट्रवाद पर चुनाव हो जाए और आप लोगों की नैया पार लग जाए, ये विपक्ष कह रहा है। देखिए, 18,000 गांव में बिजली पहुंची, जनधन योजना में बैंक पहुंच गया। एक गरीब आदमी की किडनी खराब हो जाए, एक गरीब आदमी को बीमारी हो जाए तो बेचारा पैसा ही नहीं तो अस्पताल तक कहां पहुंचेगा। 5 लाख रुपया सहज रूप से मिल जाए। देश में जो योजनाएं नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है, गांव में शौचालय खुल जाए, उसमें 10 कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन शौचालय घर घर तक पहुंच जाए तो कांग्रेस में विकास नहीं दिखता है। अंधकार में को ही कांग्रेस विकास मानती है, प्रकाश में कांग्रेस अंधकार देखती है। ये प्रकाश आया है तो कांग्रेस को अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मैं एक बात कांग्रेस को नसीहत दे देना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा तो हम नहीं लाए हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा इसलिए आया है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे जवानों को धोखे से शहादत दी है और उनकी शहादत किसी कीमत में बेकार। अच्छा, एक मेरे साथ अरुण राणा जी भी है। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। अरुण राणा जी, माफ कीजिएगा, आपके पास आ नहीं पाया। अगर राष्ट्रवाद पर चुनाव होगा
तो किसान से बड़ा राष्ट्रवादी तो मेरे ख्याल से कोई है ही नहीं सर इस पूरी दुनिया में, इस पूरे देश में। धन्यवाद जी न्यूज का, है। सहारनपुर के किसानों की आवाज के लिए मैं जी न्यूज का एक बार फिर पुनः धन्यवाद करता हूं। जय बाबा टिकैत। देखिए, बीजेपी ने 2 वादे किए थे। 14 दिन में भुगतान किसान को नहीं मिला, किसान को उचित मूल्य नहीं मिला, किसान की लागत 10 गुनी 20 गुनी बढ़ा चुकी है बीजेपी सरकार। हम इस बीजेपी सरकार से किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम इसके वादों को जुमला मानते हैं। किसानों के साथ में केवल उद्योगपतियों का भला कर रही है। उद्योगपतियों को 30 लाख टन चीनी का ब्याज दिया जा रहा है, 30 लाख टन चीनी गोदाम में रखने का किराया दिया जा रहा है, 30 लाख टन चीनी का इंश्योरेंस भी उद्योगपतियों को दिया जा रहा। सॉफ्ट लोन किसानों को नहीं दिया जा रहा, केवल उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। मैं जी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी केवल और केवल जुमलेबाज पार्टी है। ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है जल्दी। हाँ जल्दी 1-2 सेकंड। ऐसा आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे, शिक्षा का हाल खराब है। ये राष्ट्रवाद अलग चीज होगी, लेकिन आज जहालत, भुखमरी, किसान बेरोजगार है, इस पर क्यों नहीं बीजेपी करती मुद्दे? क्योंकि उस पर राष्ट्रवाद पे करना चाहते। हाँ बताइए आप, बताइए क्या कहना चाह रहे जल्दी मुझे। हाँ देखिए भाई साहब, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, यदि आदमी बीमार हो वो इलाज करे तो वो राष्ट्रवाद का काम है ना। यहाँ पर पिलगनी हॉस्पिटल खुला, पिलगनी हॉस्पिटल 5 साल योगी सरकार और मोदी सरकार 2 साल रही, लेकिन एक डॉक्टर भर्ती नहीं किया गया। ठीक। चलिए मुझे वाइंड अप करना है लास्ट। हाँ बोलिए। सर, देश विरोधी कानून जो कांग्रेस ने लेके आई है, उसका जो विरोध करा सिर्फ बीजेपी ने करा, ये गठबंधन ठगबंधन ने नहीं करा। और दूसरी बात, जो कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री कहती हैं कि हम उधर चल जाएंगे, कोई देश में आई जगह चले जाएंगे किसी बारे में संघ कोई देशद्रोही। चलिए ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है। सहारनपुर के लोग किसके साथ है? देश तोड़ने वालों के साथ, देश जोड़ने वालों के साथ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा, 11 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोके देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।